अरे अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ, हमारे हमारे प्यारे विद्यार्थी, कहाँ जा रहे हो आप टेंशन मत लो ना। अगर आप मेरे चैनल पे आए हो तो विश्वास करो, मैं आपकी आपका टीआरई में एक सीट पक्का कराने वाला हूँ। क्योंकि मेरा टारगेट है कि जनरल स्टडीज, जैसे एसएसटी कहते हैं, अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट से आप 9th 10th स्टेट पेपर 1 आपने क्लियर किया है या स्टेट पेपर 2 क्लियर किया है, मैं आपको बता दूं कि हर सेक्शन में, हर 9th 10th के लिए जाइए, 11th 12th के लिए जाइए, या 6 to 8 में जाइए, प्राइमरी लेवल पे जाइए, हर जगह आपको जीएस मिलेगा। और जीएस में आपको हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इस ये मेरा जो बीपीएससी ओरिएंटेड और टीचर का जो शिक्षकों को नियुक्त करने का जो सरकार ने टीआरई 4 लाया है, और बहुत जल्दी से वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोगों को समझना चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी को और बूस्ट करें और तैयार करें। इसी को देखते हुए मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, टीआरई 4.0 को लेकर मैंने जो सीरीज चला रहा हूँ। इस सीरीज में अभी तक मैंने आप लोगों को आर्टिकल 42 और 43 पढ़ा चुका हूँ, जो डीपीएसपी है। इससे पहले आर्टिकल 1 से लेकर मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसके पहले मैं नागरिकता बता चुका हूँ, फंडामेंटल राइट समझा चुका हूँ। उसके बाद से डीपीएसपी पढ़ा रहा हूँ। आने वाले समय में मैं पार्लियामेंट भी देखूंगा, हर चीज़, मतलब जहाँ से टीआरई में मैं आपको बता दूं कि मेरा टारगेट है सिर्फ टीआरई में आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाना। आपको विद्वान नहीं बनाना है, मैं उतना ही पढ़ाना चाहता हूँ, उतना ही बताना चाहता हूँ जिससे आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट हो और आप पास कर जाए टीआरई। इससे ज़्यादा नहीं। मैं आपको आईएएस की एग्जाम का तैयारी नहीं करा रहा हूँ। मेरा टारगेट नहीं है कि आप आईएएस के एग्जाम में मेंस का क्वेश्चन आंसर राइटिंग करो हमारे वीडियो को देखकर। मेरा टारगेट है टीआरई 4। अगर आप बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं टीआरई 4 में बैठ रहे, तो वहां आपका क्वेश्चन आज अनुच्छेद 44 से एक भी गलत ना हो। इतना इतना क्लियर है कि अगर आप मेरे साथ बनेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। और साथ साथ मैं बता दूं, बहुत जल्द मैं इतिहास भी लाने वाला हूँ इस पे। बहुत जल्द इतिहास के साथ ज्योग्राफी भी आएगा। आप लोगों का हर एक सेक्शन कंप्लीट होगा। सितंबर में एग्जाम है, लगभग 2 3 महीने आपके पास तो बचा हुआ है। तो चलिए तैयारी को बूस्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपके हित मित्र तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी मेरा वीडियो पहुंचे और वो भी तैयारी कर पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी भी अनुच्छेद को समझने के पहले उसके थोड़ा अतीत को देखना पड़ता है कि आखिर उस टाइम की स्थितियाँ क्या थी, बैकग्राउंड क्या था। जब हम अनुच्छेद 44 कहते हैं, तो 44 में तो एक लाइन में लिखा हुआ है कि समान नागरिक संहिता की बात की गई है। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, अभ्यर्थी होंगे, जो समान नागरिक संहिता के बारे में कभी नहीं जानते। आखिर समान नागरिक संहिता क्या होता है और समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि क्या हुई। अगर आपको मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है समान नागरिक संहिता। आखिर समान नागरिक संहिता क्या है और समान नागरिक संहिता की पृष्ठभूमि क्या है। देखिए, जब संविधान निर्माता हमारे देश में संविधान बना रहे थे, तो उस टाइम उनका विचार था कि हमारे देश में उस टाइम हिंदू और मुस्लिम को लेकर काफ़ी स्थिति खराब बनी हुई थी, क्योंकि एक तरफ मुसलमान अपने पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, हिंदू पाकिस्तान बनाने के लिए राजी नहीं थे, देश तोड़ने के लिए राजी नहीं थे। उनका उनका था कि नहीं, हिंदुस्तान सबका है, सिर्फ एक अलग हिंदुस्तान को तोड़कर हम अलग राज्य नहीं बनने। महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर 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 हिंदू भारत बटा तो भारत मेरे लाश पर बटेगा, लाश पर बटेगी। लेकिन ध्यान रखिए, भारत भी बटा और महात्मा गांधी भी जिंदा थे, लेकिन सिचुएशन स्थितियाँ ऐसी बदल गई, ऐसे आंदोलन हो गए। तो भारत में उस टाइम जो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 1946 से चल रही थी, सोचा गया कि आखिर एक समानता लाने के लिए क्या किया जाए, कि देश में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई हैं, अलग अलग धर्म के लोग हैं। इनको देखने के लिए सॉरी, इनमें समानता लाने के लिए सरकार ने और संविधान निर्माताओं ने, जो उस टाइम सरकार थी वही अंतरिम सरकार थी, वही संविधान निर्माता की कमेटी थी, संविधान बना रहे, उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 44 लाते हैं, जिसमें समानता की बात की गई। अनुच्छेद 44 क्या कहता है कि देखो, अगर तुम किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मूल, किसी भी वंश से हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी लिंग से हो, कोई मतलब नहीं है, तुमको समानता देंगे। जैसे मान लो आज के डेट में क्या है, आज के डेट में क्या है कि अभी भी एक प्रश्न हिंदू मैरिज एक्ट है, एक हिंदू मैरिज एक्ट है, एक पर्सनल लॉ है, अलग अलग कानून है। शरीयत के हिसाब से मुसलमानों के लिए एक कानून है, हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से, मनुस्मृति के हिसाब से, हमारे धर्म ग्रंथों के हिसाब से हमारे लिए कानून है कि अगर किसी लड़के का विवाह विवाह होता है, या किसी लड़की का विवाह होता है, या किसी लड़के का तलाक होता है या विवाह होता है, या किसी का विरासत किसको किसको मिलेगा, जैसे पूर्वजों का विरासत किसको मिलेगा, इन सबके लिए अलग अलग कानून है। आज हमारे देश में अलग अलग कानून है। इस सारे कानून को हम क्या कहते हैं, सिविल राइट। इसको क्या कहते हैं, सिविल राइट। इसको हम सिविल राइट कहते हैं, सिविल राइट कहते हैं।
ये सिविल राइट है। आपको बता दूं, एक होता है क्रिमिनल राइट, एक होता है क्रिमिनल राइट। तो क्रिमिनल राइट होता है, क्रिमिनल का जो अधिकार होता है, क्रिमिनल जो एक सिविल अधिकार होता है क्रिमिनल, क्रिमिनल राइट बोलना सही नहीं है, क्योंकि क्राइम तो बहुत जघन्य होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए ए है और बी है, दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और ए ने बी को मार दिया, जैसे मान लो ए भी मुसलमान है और बी भी मुसलमान है और ए ने बी को मार दिया, तो इसको भी हमारे संविधान में, जो हमारा संविधान है, जो हमारे न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता में जो प्रावधान किया गया है, इस पे भी लागू होगा। और ध्यान रखिए, मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ कि आप लोग को स्पष्ट और अच्छे समझ में आए। और ध्यान रखिए, यहाँ देखिए, एक हिंदू है, एक हिंदू है और एक हिंदू है, दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं और इसने इसको मार दिया, तो वहां की स्थिति में भी अगर इसने इसको पीटा या जान से मार दिया, उस स्थिति में भी यही कानून जो हमारे देश में जो भारतीय न्याय संहिता है, यही भारतीय न्याय इस पे भी लागू होता है। तो आपको लगेगा कि सर आप बता रहे एक तरफ की समानता लानी है, एक तरफ बता रहे समानता है। हाँ भाई सुनो, आप ध्यान से सुनो, क्रिमिनल मामला में समानता है, क्रिमिनल मामला में समानता है, लेकिन सिविल मामला में समानता नहीं है। आज भी सिविल मामला में विवाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, विरासत के मामला हो, गोद लेने, बच्चे को गोद लेने जैसे मामला हो, इसके लिए मुसलमान के लिए अलग कानून है और भारत में हिंदुओं के लिए अलग कानून है। आप समझ रहे हो? तो इसको देखते हुए, ऐसी स्थितियों को देखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि अभी फिलहाल की स्थिति ऐसी नहीं बनी है कि हम लोग ऐसी समानता लाएं कि दोनों के लिए समान, क्योंकि देश में उस टाइम हिंदू मुस्लिम की कट्टरता बनी हुई थी, एक दूसरे आपस में भिड़े हुए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम समान नागरिक संहिता को हमारे देश पे उस टाइम इम्प्लीमेंट किया जाता, एक सबको एक समान अधिकार दिया जाता, तो हो सकता था कि देश में और भी स्थिति खराब हो जाए। इसको देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इस विचार को डीपीएसपी में डाला। किसमें डाला? डीपीएसपी, डीपीएसपी एसपी। इसको था डायरेक्टिव प्रिंसिपल और स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में इसको आर्टिकल 44 में डाला गया। कहा गया कि सरकार की जिम्मेवारी है कि अगर आपके देश में ऐसी सिचुएशन बनता है, ऐसे सौहार्दपूर्ण माहौल आपको दिखता है, सरकार को कहा गया कि सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर देश में सौहार्दपूर्ण माहौल दिखता है तो उस समय आप अनुच्छेद 44 इंप्लीमेंट कीजिए। लेकिन अगर कोई नागरिक चाहता है कि इसके लिए हम न्यायालय जाएं, तो न्यायालय नहीं जा सकते भाई, क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है भाई, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते। आप बोलोगे मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, मुझे चाहिए, हमको समान नागरिक संहिता चाहिए, भाई नहीं। आप लोग देखे होंगे कुछ टाइम पहले 3 तलाक का मामला था। एक मुसलमान अपने पत्नी से तलाक तलाक तलाक, जैसे अगर 3 बार तलाक बोलता था, उसकी तलाक हो जाती थी। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगाया था, क्योंकि उनके धर्म में, उनकी शरीयत, उनके कुरान के हिसाब से जो कानून बनाया गया है, उसमें लिखा गया है कि हाँ ऐसे होने से तलाक हो सकता है। लेकिन हिंदू में नहीं है। क्या हिंदू 3 बार तलाक तलाक बोल के तलाक ले सकता है? बिल्कुल नहीं ले सकता है। वही बात है, हमारे लिए अलग प्रावधान है और मुसलमान धर्म के लोगों के लिए अलग प्रावधान है। तो इन्हीं अभी वही चल रहा है। इन्हीं सब विचारों को देखते हुए समान नागरिक संहिता का विचार आया, कहा गया कि समान नागरिक संहिता आना चाहिए, लगना चाहिए। देखिए कुल मिलाकर बात यह है, ये मैंने आपको कंसेप्ट बिल्ड किया है कि आपको समान नागरिक संहिता क्या है, आना चाहिए। आपको ध्यान का रखना है कि किस पार्ट में है, तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, याद रखिएगा। किसमें है? तो नीति के निर्देशक तत्व है जो भाग 4 में, उसमें इसको रखा गया है। तो कुल मिलाकर बात यही है, आपको जो जितना महत्वपूर्ण था मैंने आपको समझा दिया, बता दिया समान नागरिक संहिता क्या है, समान नागरिक संहिता के मूल उद्देश्य क्या है, अनुच्छेद भी बता दिया। और देखिए जितना भी क्वेश्चन बनना है, बन सकता है आपके टीआरई में, उसके लिए मैंने प्रोवाइड करा दिया कि कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता का प्रावधान करता है। तो कौन करता है? तो अनुच्छेद 44 करता है। समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? तो समान कानून लाना। किसके लिए? तो हिंदू मुस्लिम सबके लिए, कोई अल्पसंख्यक हो या कोई बहुसंख्यक हो, सबके लिए एक समान कानून लाना। अनुच्छेद 44 संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। ये सब वन लाइनर, यही तो बीपीएससी में पूछेगा, बीपीएससी में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा और कहीं नहीं। डीपीएसपी किसके लिए बाध्यकारी है भाई? राज्य के लिए है, नागरिक के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि डीपीएसपी नागरिकों के लिए, सॉरी, डीपीएसपी जो है ना राज्य की जिम्मेवारी है, और राज्य की जिम्मेवारी के नागरिकों पे इम्प्लीमेंट कराए। लेकिन वैसी स्थिति बने, अगर सौहार्दपूर्ण माहौल हो, तो राज्य की जिम्मेवारी है कि नागरिक भी आर्टिकल इसको समझें और इस पे काम करें। और देखिए कुल मिलाकर बात ये है कि मैंने आप लोग को आर्टिकल 44 समझाया, आर्टिकल समान नागरिक संहिता के बारे में बताया। आगे समान नागरिक संहिता है क्या, और अगर भी आर्टिकल, मैं आशा करता हूँ अगर आर्टिकल 44 से क्वेश्चन बने तो आप लोग बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे और 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।